चलो शुक्र है, अभी तुम जरा लेट आओ फिर देखना। अच्छा, सेल इंजरी जी, ओके। सेल इंजरी जैसे कि हमने पढ़ा था, सेल इंजरी एपोप्टोसिस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, न्यूप्लेजिया के बारे में पढ़ा था, मेटाप्लेजिया के बारे में पढ़ा था। मैं दोबारा इसकी रिवीजन करा रहा हूं क्विक। सेल इंजरी किसे कहते हैं? ये सेल है, ठीक है, इस सेल में इंजरी हो गई, ठीक है। कैसे इंजरी हो गई? दो किस्म की इंजरीज होती हैं। एक ट्रॉमेटिक, खुदा न खासा ट्रामा हो गया, ठीक है, मैं यहां पे मेरा हाथ है कट गया, ट्रामा हो गया, सेल इंजरी हो गई, ठीक है। तो एक तो ट्रॉमेटिक हो गई ट्रामा की वजह से, एक इनहेरिटेड हो गई, ठीक है, और एक एक्वायर्ड हो गई। इनहेरिटेड कैसे? मसलन एक बेबी है डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हो गया। डाउन सिंड्रोम पता किसे कहते हैं? कैसी कह रही है इससे? अच्छा, डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम आप लोगों ने अक्सर वो बच्चे देखे हैं जो, जिसको हम कहते हैं वो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह लोग हैं, जिनकी जुबान बाहर निकली होती है, बैठे होते हैं बेहाल से, मोटा सा मुंह होता है गोल सा, ठीक है। बताते हैं, ऐसे बच्चे कभी देखे हैं? देखे हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनके अंदर एक क्रोमोसोम होता है ट्राइसोमी 21, डाउन सिंड्रोम। उस क्रोमोसोम की जो है ना डेफिशिएंसी हुई, जिसकी वजह से वो बेबी गरीब अंडर डेवलप रहता है, ब्रेन उसका श्रिंक हो जाता है, ठीक होगा। एक्वायर्ड इंजरीज क्या होंगी? जिसमें मैंने बताया ट्रामा, ट्रामा के बाद अब सेल को जब भी इंजरी होगी ना तो सेल दो काम करेगा। इंजरी हुई तो सेल एक रिवर्सिबल स्टेज होती है, एक इररिवर्सिबल स्टेज होती है। सेल को इंजरी हुई, वो रिवर्सिबल स्टेज में चला जाता है, ठीक है। अगर मैंने, एक बंदा है जैसे ये मुतायर है, खुदा न खास्ता इसको मैं मार रहा हूं, मारता रहूं, ठीक है ना, तो क्या होगा? इसका खून निकल आएगा, हाँ अल्लाह ना करे, ठीक है, खून निकल आएगा। अगर मैं खून ना रोकूं तो क्या होगा? कोलैप्स हो जाएगा। इसी तरह सेल के ऊपर इंजरी हो रही है, सेल रिवर्सिबल स्टेज में चला जाता है। अगर मैं इंजरी हटा के मुतायर को धपड़ मारा है और खून निकले और फिर पट्टी कर दूं तो मुतायर ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसी तरह सेल के ऊपर इंजरी हुई है और वो इंजरी मैंने हटा दिया, तो सेल रिवर्सिबल स्टेज में जब होता है ना तो वो दोबारा नॉर्मल कंडीशन में चला जाता है। अगर कंडीशन नॉर्मल है, मैंने जो बाहर से इसको मार रहा है या इंजरी कर रहा है वो मैंने स्टिमुलस हटा दिया, तो क्या होगा? सेल दोबारा अपने नॉर्मल स्टेज में चला जाएगा। अगर ना हटाया तो सेल इररिवर्सिबल स्टेज में चला जाएगा। अगर बाहर से मैंने इंजरी ना हटाई तो सेल किस स्टेज में चला जाएगा? इररिवर्सिबल। तो जब इररिवर्सिबल स्टेज में चला जाता है तो सेल डेथ की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो जब इररिवर्सिबल स्टेज में जाएगा तो वहां पे दो काम करेगा, या तो एपोप्टोसिस कर लेगा या तो नेक्रोसिस कर लेगा। ये रॉबिन्स कहता है, ये रॉबिन्स की एक चार्ट है, उसने बताया हुआ है कि सेल को इंजरी हुई, सेल रिवर्सिबल स्टेज में चले जाएगा। अगर मैंने इंजूरियस स्टिमुलाई हटा दिया, इंजरी का जो स्टिमुलस जो इसको इंजरी काज कर रहा है वो मैंने हटा दिया, तो सेल रिवर्सिबल से नॉर्मल स्टेज में दोबारा चला जाएगा। अगर मैंने इंजूरियस स्टिमुलाई नहीं हटाया तो सेल इररिवर्सिबल हो जाएगा, और इररिवर्सिबल के बाद वो दो काम करेगा, या तो एपोप्टोसिस कर लेगा या नेक्रोसिस कर लेगा। एपोप्टोसिस क्या होता है? प्रोग्राम सेल डेथ। क्या? प्रोग्राम सेल डेथ, प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम सेल डेथ। क्या? शाबाश, प्रोग्राम सेल डेथ। वो क्या करेगा? वो अपने आप को खुद मार देगा। नेक्रोसिस क्या होगा?
वो ऐसा करेगा, हार्मोन्स रिलीज करके अपने आप को मार देगा। कैसे करेगा आप सुनो। यहां तक तो समझ आ गई ना कि नहीं आई? ऊपर से गुजर गए, समझ आ गई है तुम्हें? ठीक है, अब सुनो। अब ये सेल है, ये क्या करता है, इसके ऊपर इंजोरियस स्टिमुलाई रह रहा है, ये इररिवर्सिबल स्टेज में चला गया। उसके बाद एपोप्टोसिस कैसे करेगा? ये सिग्नल बेचेगा और अपने आप की डेथ कर देगा। ठीक है, नेक्रोसिस कैसे करेगा? ये समझो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होगा, एटीपी फॉर्मेशन नहीं होगी। जब एटीपी फॉर्मेशन नहीं होगी तो क्या सोडियम पोटेशियम पंप चल सकेंगे? एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकेगी? सेल क्या करेगा अपने आप को? डेथ हो जाएगी। फिर सेल के अंदर एक दूसरी चीज होती है, लाइसोसाइम। लाइसोसोम्स याद है? लाइसोसोम्स याद है? लाइसोसोम एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है लाइसोजाइम्स। लाइसोसोम की मेम्ब्रेन डैमेज होती है, लाइसोसोम अपना एंजाइम बाहर रिलीज कर देता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में लाइसोसाइम्स आ जाते हैं। लाइसोसाइम्स का क्या काम है? तोड़ना, डिस्ट्रक्शन करना। वो साइटोप्लाज्म में आके डिस्ट्रक्शन करता है, सेल डेथ की तरफ चले। समझ आइए? तुम्हें आई है? तुम्हें आई है समझ? समझ आ गई? कैसे रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल, फिर में इररिवर्सिबल में कैसे हार्मोनल डैमेज होता है देख लिया। आगे चलें। अच्छा, अब चलेंगे मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी। इंजोरियस स्टिमुलाई अप्लाई हो रहा है तो रिवर्सिबल से इररिवर्सिबल में चलेंगे। ठीक हो गया ना? आगे चलें मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी। बड़ा जबरदस्त पेन है। मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी में सबसे पहला क्या है? इम्पेयर सेल मेम्ब्रेन, इम्परमेबिलिटी। सेल की ये मेम्ब्रेन है, ये हर चीज को परमिएबल नहीं है। परमिएबल का क्या मतलब? अलाउ नहीं करती अपने अंदर आने में। गेट पे आप बैठी हुई हो घर में, किसी ने नॉक किया, नॉक करने के बाद जी आपने देखा है ये कौन है, देखा आपका अब्बू है, तो आप अलाउ करोगी घर में? ये नहीं करोगे? करो। देखते हो जी रात का टाइम है और चोर आ गया, उसने नॉक किया, तो उसको अलाउ करोगी? तो इसी तरह सेल मेम्ब्रेन भी हर चीज परमिएबल नहीं है, हर चीज को अपने अंदर आने नहीं देती, अपने सर्कल में एंटर होने नहीं देती। जो ही इररिवर्सिबल सेल इंजरी होती है तो सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी इंक्रीज कर लेती है। ठीक है, इसकी परमेबिलिटी इंक्रीज होती है जिसकी वजह से चीजें अंदर आती हैं और सेल को अंदर साइटोप्लाज्म में आके डैमेज करना स्टार्ट कर। ठीक हो गया? तो सबसे पहला फैक्टर क्या होगा? इम्पेयर इम्परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इम्पेयर, बोलो, इम्पेयर परमेबिलिटी ऑफ, बोलो, ये सबसे पहले। एमसीक्यूज किस तरह आएगा? एमसीक्यूज इस तरह आएगा कि सेल इंजरी के अंदर कौन से कॉजेज होते हैं। एक लिखा होगा परमिएबल सेल मेम्ब्रेन, इम्परमिएबल सेल मेम्ब्रेन, इम्पेयर परमिबिलिटी ऑफ, तो फिर ये कर लें। दूसरा क्या होगा? डिक्रीज एटीपी फॉर्मेशन। ये पहले मैं इसलिए आप लोगों को सेल इंजरी के बारे में बता रहा हूं कि कल फिर मैं एपोप्टोसिस और फिर नेक्रोसिस की तरफ चलूंगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक हो गया ना? डिक्रीज एटीपी फॉर्मेशन कैसे होगी? माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करेगा। जब माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होगा तो क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया क्या? पावर हाउस ऑफ, जब पावर हाउस ऑफ सेल डैमेज हो गया, एटीपी फॉर्मेशन नहीं होगी। जब एटीपी फॉर्मेशन नहीं होगी, सोडियम पोटेशियम पंप्स नहीं चलेंगे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगी, बॉडी के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, तो सेल किस चीज में चला जाएगा? सेल डेथ में चला जाएगा कि नहीं? अब इस गरीब में ताकत
ही नहीं है यहां से उठने की तो क्या होगा? शुएब में ताकत ही नहीं है यहां से उठने की तो क्या होगा? ठीक हो गया। तो दूसरा फैक्टर क्या है? डिक्रीज एटीपी फॉर्मेशन। 1 ये हो गया, 2 ये हो गया। ठीक। तीसरा क्या है? जेनेटिक अल्टरेशन। जेनेटिक अल्टरेशन, जेनेटिक अल्टरेशन कैसे होगी कि मसलन जेनेटिकली उसके अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, क्रोमोसोम्स का मसला आ गया, प्रॉपर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पा रहा। आरएनए क्या करता है? आरएनए के अंदर कौन प्रोटीन सिंथेसिस करता है? यार, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन करता है प्रोटीन सिंथेसिस? अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डैमेज हो गया, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो गई, आरएनए सिंथेसिस नॉर्मल नहीं है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, तो सेल किस में चला जाएगा? डेथ। पहला क्या था? इंपेयर परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। दूसरा क्या था? डिक्रीज एटीपी फॉर्मेशन। तीसरा क्या है? जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। चौथा मेटाबॉलिक रीअरेंजमेंट्स। मेटाबॉलिक रीअरेंजमेंट्स कैसे होंगी? आप लोगों ने सुना, मैंने एक कैटाबॉलिज्म होता है, एक एनाबॉलिज्म होता है, ठीक है ना? अगर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रही है, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, खुराक है नहीं है, एटीपी नहीं है, तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। तो मेटाबॉलिक रीअरेंजमेंट्स की वजह भी हमारे पास सेल डेथ की तरफ चला जाता है। ठीक हो गया? नहीं आई समझ? आ गई है? कौन कौन से 4 फैक्टर्स है शाबा बताऊं मुझे। सबसे पहले क्या है? इंपेयर परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। नंबर 2 कौन सा है? डिक्रीज। नंबर 3 क्या है? चौथा क्या है? तो ये 4 जो है ना हमारे पास फैक्टर्स हो गए। ठीक हो गया? समझ आ गई? आगे चलूं? अब देखो इस एक एक को थोड़ा थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। इंपेयर सेल मेम्ब्रेन कैसे होगा? प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल सेल्स हो जाएंगे। फ्री रेडिकल सेल्स क्या होंगे? जो हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं उनको हम रेडिकल सेल्स कहते हैं। ये फ्री निकलना ज्यादा हो जाएगा, सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरा क्या होगा? कैल्शियम जो होगा, नॉर्मली जो कैल्शियम होता है वो इंट्रासेलुलर प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है? वो बाहर निकल आएगा साइटोप्लाज्म में और इंक्रीज सेल के अंदर कैल्शियम इंक्रीज कर देगा। कैल्शियम क्या करेगा? डिस्ट्रक्शन काज करना। समझ आ रही है? नंबर 3 क्या होगा? जब हमारे पास एंजाइम्स जो है लाइसोसोम के वो निकलेंगे, लाइसोजाइम्स, तो वो क्या करेगा? लाइसिस स्टार्ट कर लेगा, ब्रेक डाउन स्टार्ट कर लेगा, लाइसिस स्टार्ट। इसके बाद कहता है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड्स हैं। क्या है? ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड्स हो गए, ये जितने भी हैं कार्बन मोनोऑक्साइड्स। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ अपने आप को बाउंड करने की 200% होती है। नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। कभी ये सुना कि खुदा न खास्ता किसी ने देखा कि घर के अंदर गैस खुली रह गई या वो लोग मार गए? वो क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या काम है? एचबी के साथ अपने आप को 200 टाइम्स ज्यादा बाउंड कर देता है। अगर आप विद इन टाइम उसको ले आए तो वो रिवर्सिबल इंजरी में होता है। हम उसको ऑक्सीजन लगाते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एचबी से अपने आप को जुदा कर लेता है, ऑक्सीजन बाउंड हो जाती है, बंदा ठीक हो जाता है। अगर वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में चले जाए तो क्या होगा? डेथ हो जाती है ना? हो जाती है कि नहीं? आप समझ आ गई कि नहीं आई? पेशेंट जो है वो एरोबिक मेटाबॉलिज्म से एनारोबिक में चला जाता है। आप समझ आ गई कि नहीं? ऊपर से गुजर रहे कि थके हुए हो? आ रही है? अच्छा आगे चलो। फ्री रेडिकल्स हमारे पास दूसरा क्या काम करता है? वो डीएनए को डैमेज कर देता है। जब डीएनए डैमेज हो जाएगा, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी, आरएनए डैमेज हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी ना? तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो सेल क्या हो जाएगा? इंजरी की तरफ चला जाएगा। ठीक है ना? सेल डेथ हो जाएगी। ठीक हो गया? अब कल मैं अगर एपोप्टोसिस में आपको पढ़ा रहा हूं और मैं ये कहूं कि फ्री रेडिकल्स आर रिलीज्ड, तो जब फ्री रेडिकल रिलीज होंगे तो आपके ज़हन में क्या होगा कि ये क्या करने जाएगा? आप
डिस्टर्ब करेगा, एटीपी को डिस्टर्ब करेगा, सेल डेथ की तरफ जाएगा, जाएगा कि नहीं? समझ आ गई? अच्छा, लॉस ऑफ कैल्शियम हीमोस्टेसिस हो जाएगी, इस्कीमिया हो जाएगा, सर्टेन टॉक्सिन्स रिलीज हो जाएंगे, कैल्शियम जो है वो इंट्रासेलुलरली इंक्रीज हो जाएगा। कैल्शियम जब इंट्रासेलुलरली इंक्रीज होता है तो वो हमारे पास क्या करेगा? सेल डेथ की तरफ लेके जाएगा, कैटाबॉलिज्म स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा हमारे पास दो टर्म्स है, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। जो जनरल रिव्यू में ये होता है कि एपोप्टोसिस होता है, एपोप्टोसिस सेल डेथ होती है, सेल अपने आप को खुद डेथ की तरफ ले जाता है, ठीक है ना। ये हमारे जेनेटिकली एक बहुत प्यारी खूबसूरती है कि सेल अपने आप को खुद डेथ की तरफ ले जाता है, ठीक है ना, और फिर उसको डेब्रिस करके खत्म कर देता है। आप लोगों ने देखो कभी यहाँ पे इंजरी हो, इंजरी के बाद पस बन जाती है। ये पस क्या होती है? ये डेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं, आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, जो जंग में करते हुए शहीद हो जाते हैं, तो वो क्या बना देता है? पस। समझ आ गया? तो कल हमारा फिर क्या टॉपिक होगा? नेक्रोसिस। तो ये सेल इंजरी था, ठीक है ना। तो दूसरी बात, सेल को जब इंजरी होती है, ठीक है मंडे से ना, सेल को जब इंजरी होती है तो सेल अपने आप को एडाप्टेशंस में लेके जाता है। कैसे एडाप्टेशन लेके जाता है? अगर हार्ट के ऊपर लोड हो जाता है तो हार्ट अपने सेल्स को बड़ा कर देता है, हाइपरट्रॉफी कर देता है, बड़ा कर। हाइपरट्रॉफी का मतलब आता है ना, हाइपर मीन ज्यादा, ट्रॉफी मीन साइज, तो इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल। हाइपरप्लीजिया का क्या मतलब? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। एट्रॉफी का क्या मतलब? श्रिंकेज इन साइज ऑफ द सेल। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज यूज करूंगा, ठीक है ना, और एक एक साथ एक्सप्लेन भी करूंगा। तो ये सारा कोर्स दोबारा रिवाइज करेंगे। अभी सेल इंजरी की समझ आ गई है? चलो।